वेलकम स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे अबाउट व्हाट इज लिविंग, और जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ते हैं लिविंग बीइंग्स की, दैट इज द ग्रोथ। ग्रोथ को हम मेजर करते हैं एज इंक्रीज इन मास ऑफ द बॉडी और इंक्रीज इन नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स, ठीक है, या नंबर ऑफ द सेल्स, उनका बढ़ना, या सेल का मास बढ़ना। अगर हम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसका मास बढ़ना या उसका डिवाइड करना भी ग्रोथ हो सकती है। अपनी बॉडी की हम बात करें तो हमारे बॉडी का साइज बढ़ना ग्रोथ हो सकती है। तो एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसे होगी? इट टेक्स प्लेस बाय द सेल डिवीजन। प्लांट्स में आप देखेंगे कि जो ग्रोथ है वो लाइफ लॉन्ग चलती रहती है, जबकि एनिमल्स में एक सर्टेन एज तक ही चलती है। अब एनिमल्स में आपको ये मैकेनिज्म भी देखने को मिलेगा, रिपेयर, है ना। तो ग्रोथ तो एक सर्टेन एज तक चलेगी, उसके बाद फिर आपको रिपेयर होता हुआ पूरी लाइफ तक आपको मिलेगा। तो रिपेयर क्यों होता है? टू रिप्लेस द लॉस्ट सेल्स। ओके। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ कैसे होती है? इट टेक्स प्लेस बाय सेल डिवीजन। तो जैसे कि अगर आप लेबोरेटरी में स्टडी कर रहे हैं, इन विट्रो स्टडीज, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सेल का नंबर है, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आपने कल्चर किया हुआ है और आप स्लाइड पे उसकी स्टडी कर रहे हो उसके सेल्स की, तो आप देखोगे जैसे जैसे सेल्स का नंबर बढ़ रहा है, आप बोलेंगे नाउ दैट ऑर्गेनिज्म इज शोइंग ग्रोथ। तो हायर एनिमल्स में, प्लांट्स में जो ग्रोथ है और जो रिप्रोडक्शन है, दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो ये दोनों के दोनों चलते रहते हैं और लाइफ को सस्टेन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो बॉडी मास है, अगर ये बढ़ता है तो उसको हम ग्रोथ कहते हैं, ठीक है ना। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स कैसे ग्रोथ शो कर सकते हैं? अगर ऐसी बात है बॉडी मास के बढ़ने से ग्रोथ होती है, तो जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं दे कैन ऑल्सो शो ग्रोथ इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। तो केवल अगर इंक्रीज इन बॉडी मास को आप क्राइटेरिया के तौर पर लें तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ग्रोथ जैसा कुछ शो करते हैं, जैसे कि माउंटेन्स हैं, बाउल्डर्स हैं, सैंड माउंट्स हैं, जो रेत के टीले हैं, वो चट्टाने हैं, जो उनकी जो ग्रोथ है, जैसे जैसे धरती की लाइफ बढ़ी है वैसे वैसे वो ग्रोथ उन्होंने शो की है। जो स्नो पीक माउंटेन होती हैं उनमें आप देखो स्नो आने पर क्या होता है, उनकी हाइट बढ़ जाती है। बट ये जो ग्रोथ है ये क्यों हो रही है? बिकॉज जो एक्यूमुलेशन हो रहा है मटेरियल का बाहर से उनके सरफेस पर, इसीलिए तो हो रही है। कोई रेत का टीला है, रातों रात आप बढ़ जाता है तेज आंधी चलने पर। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज जो ग्रोथ है वो बाहर से हो रही है ऑब्जेक्ट्स के एक्यूमुलेट होने पर उसके ऊपर। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ है वो कहाँ से होती है? अंदर से होती है। इट टेक्स प्लेस फ्रॉम इनसाइड। अब इसीलिए हम ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ हमको थोड़ा सा डायलेमा में डाल देती है, यानी भ्रम में डाल देती है। बिकॉज अब ये अंदर से हो रही है या बाहर से, ये हमारे डिफाइन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। डेड ऑर्गेनिजम्स डू नॉट ग्रो, ये वाला पॉइंट आप ध्यान रखिएगा सब। कोई डेड ऑर्गेनिज्म है वो ग्रोथ नहीं करता है। नेक्स्ट इज द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी जानते हैं रिप्रोड्यूस करना जरूरी होता है टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, ताकि जीवन जो है वो चलता रहे। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? उनमें रिप्रोडक्शन का मतलब है प्रोजिनाय को फॉर्म करना, ठीक है ना। और जो प्रोजिनाय है उसके जो फीचर्स हैं वो लगभग लगभग पेरेंट्स के साथ मैच करते हैं या थोड़े बहुत वेरिएशन होता है। तो ये प्रोजिनाय बनता कैसे है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही एकमात्र तरीका है रिप्रोडक्शन के लिए। ऑर्गेनिजम्स जो है एसेक्सुअल मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फंजाई हुई। फंजाई बहुत सारे स्पोर्स का फॉर्मेशन करती है और स्पोर्स दुनिया फैल फैल जाते हैं सराउंडिंग्स में, और जहाँ कहीं भी उनको सही सरफेस मिलता है वहाँ पर जाकर के वो माइसीलियम की ग्रोथ करते हैं, फंगल माइसीलियम फॉर्म करते हैं स्पोर ग्रो करने पर। ओके।
लोअर ऑर्गेनिजम्स यानी सिंपल ऑर्गेनिजम्स जो हैं जैसे कि ईस्ट है, हाइड्रा है, उनमें आपको बडिंग देखने को मिलेगी। प्लानेरिया रीजनरेशन को शो कर सकता है ना, जिसमें हमने देखा था कि वो फ्रेगमेंटेड फॉर्म में अगर आ जाए तो उसके जो फ्रेगमेंट्स हैं वो दोबारा से बॉडी को प्रोड्यूस कर सकते हैं और न्यू ऑर्गेनिजम्स को बना सकते हैं। कुछ एल्गी और ब्रायोफाइट्स जैसे कि मॉस, ये फ्रेगमेंटेशन का यूज करके अपनी बॉडी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें जैसे कि बैक्टीरिया है, यूनिसेलुलर एल्गी है या अमीबा है, इनमें जो रिप्रोडक्शन है उसी को हम ग्रोथ को के साथ सिनोनिमस लेके चलते हैं। इट मींस इनमें जो क्राइटेरिया है वो ग्रोथ का वो क्या है, सेल डिवीजन, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जैसे कि बैक्टीरिया है, यूनिसेलुलर एल्गी है, अमीबा है, दे डिवाइड बाय सेल डिवीजन एंड देन दे शो ग्रोथ। हमने पहले भी इस बारे में बात की थी कि अगर ग्रोथ को हम डिफाइन करना चाहें तो सेल नंबर और सेल मास के बढ़ने पर हम ग्रोथ बोल सकते हैं। इसीलिए हमने देखा कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में we are not very clear about the usage of the two terms growth and reproduction, because they are also reproducing at the same time they show growth। इसीलिए दोनों को अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फर्दर देर आर मैनी ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट रिप्रोड्यूस। ऐसे ऑर्गेनिज्म भी आपको नेचर में देखने को मिलेंगे जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, जैसे कि म्यूल्स, मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स, व्हेन दे क्रॉस दे फॉर्म म्यूल्स। ओके, और म्यूल्स जो हैं वो स्टेराइल होते हैं, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। स्टेराइल वर्कर बीज, तो वर्कर बीज जो होती हैं वो स्टेराइल होती हैं, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। एंड वी कैन ऑल्सो फाइंड ह्यूमन कपल्स विच आर इनफर्टाइल, इट मीन्स दे आर नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस एनी प्रोजेनाई। तो क्या ये लिविंग नहीं है? ये सब के सब लिविंग है। तो उसका मतलब ये हुआ कि रिप्रोडक्शन को भी हम डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं बोल सकते हैं। वी कैन नॉट से दिस एज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। ओके, ऑफ कोर्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग एंड और रिप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ। तो कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होगा वो अपने आप को रिप्रोड्यूस या रिप्लिकेट नहीं कर पाएगा। इट कैन नॉट रिप्लिकेट इटसेल्फ। तो ये बात तो सही है, ठीक है ना। लेकिन हम अगर लिविंग ऑब्जेक्ट की बात करें कि क्या सारे लिविंग ऑब्जेक्ट रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी आंसर आएगा नो, बिकॉज हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो अभी हमने थोड़ी देर पहले स्टडी किए। लाइफ की अगली कैरेक्टरिस्टिक है मेटाबॉलिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ केमिकल्स। हम जानते हैं सबके सब केमिकल्स से बने हैं, और ये केमिकल्स जो हैं चाहे छोटे हों या बड़े केमिकल्स हों, माइक्रो हों या मैक्रो हों, अलग अलग क्लास, अलग अलग साइज और अलग अलग फंक्शन को करते हों, ठीक है ना, हमेशा ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं, आपस में रिएक्शन करके कुछ और बनाते रहते हैं या ब्रेक होते रहते हैं स्मॉल पार्ट्स में। तो देर आर सम काइंड ऑफ कन्वर्जन्स विच आर ऑलवेज गोइंग ऑन, सम मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर गोइंग ऑन इन द सेल। और मेटाबॉलिज्म में हम दोनों चीज़ों को लेके चलते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शंस एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस। Anabolic means synthesis one, to synthesize something, and catabolic reactions means to break a complex molecule into simple one. So there are thousands of metabolic reactions which are going on in the living organisms, and चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, हमेशा कुछ ना कुछ उनकी बॉडी के अंदर रिएक्शंस चलते रहते हैं। तो उसका मतलब जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी हैं, दे ऑल शो मेटाबॉलिज्म। ओके, तो लिविंग ऑब्जेक्ट्स तो मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, बट कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मेटाबॉलिज्म शो नहीं करता है। हाँ, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हम अपनी बॉडी के बाहर शो कर सकते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, है ना। बॉडी के बाहर कोई आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन लेबोरेटरी में परफॉर्म किया जा सकता है, टेस्ट ट्यूब में। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक हो गई। While metabolism is the defining feature of all living organisms without exception, isolated metabolic reactions in vitro are not living things, but surely living reactions. तो जहां एक तरफ जो metabolic reactions हैं
वो एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है, वो आपको हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर आ जाएं, लेबोरेटरी में चलें, और लेबोरेटरी में अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट होते हुए देखते हैं, कोई रिएक्शन हो रहे होते हुए देखते हैं, वही रिएक्शन जो कि बॉडी के अंदर भी होती है, वही रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में हो रही है, तो टेस्ट ट्यूब को हम लिविंग नहीं कहेंगे। हाँ, ये जो रिएक्शन है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म वाली रिएक्शन है। तो आप ध्यान रखिए, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी बॉडी की, इसको हम डिफाइनिंग फीचर कह सकते हैं लाइफ फॉर्म्स के लिए। अब हम आ जाते हैं आगे। सबसे ज़्यादा टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है वो है कॉन्शियसनेस। अपने आसपास के एनवायरनमेंट की समझ, रिस्पॉन्ड करना, किसी भी एनवायरमेंटल स्टिमुलस को सबसे पहले परसीव करना, सबसे पहले उसको रिसीव करना और फिर उसके लिए रिस्पॉन्स देना। ठीक है ना, स्टिमुलस कैसा भी हो, चाहे फिजिकल हो, केमिकल हो या बायोलॉजिकल हो। हम अपने एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं अपने सेंस ऑर्गन्स के हेल्प से। प्लांट्स का रिस्पॉन्स आप देख सकते हैं, जैसे कि लाइट है, वाटर है, टेम्परेचर, इवन पॉल्यूटेंट्स, उसके लिए प्लांट्स रिस्पॉन्ड करते हैं। हाँ, प्लांट्स का रिस्पॉन्स स्लो होता है लेकिन वो शो जरूर करते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंटल क्यूज। तो चाहे प्रोकैरियोट्स हों चाहे यूकैरियोट्स हों, ऑल ऑफ देम कैन रिस्पॉन्ड। फोटो पीरियड्स भी हमने देखा है कि सीजनल ब्रीडर एनिमल्स या जो जैसे प्लांट्स हैं या सीजनल ब्रीडर जो हैं एनिमल्स हैं, उनकी जो रिप्रोडक्शन की एबिलिटी है उसको अफेक्ट करता है। प्लांट्स में क्या होता है, जैसे विंटर सीजन में फोटो पीरियड अलग होता है, समर टाइम में फोटो पीरियड अलग होता है। जैसे समर है, समर टाइम में लॉन्ग डे होते हैं, यानी फोटो पीरियड ज़्यादा होता है। और विंटर में क्या होता है, शॉर्ट डे होते हैं। इसकी वजह से भी प्लांट्स की जो फ्लावरिंग है वो अफेक्ट होती है और उनका रिप्रोडक्शन अफेक्ट होता है। ठीक उसी प्रकार से जो फोटो पीरियड्स हैं, इसकी वजह से एनिमल्स का रिप्रोडक्शन भी अफेक्ट होता है। तो उसका मतलब सेंस करना एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग बींग्स की। हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल्स आते हैं या हमारी बॉडी के सरफेस पर जो केमिकल्स हमारे कांटेक्ट में आते हैं, लिविंग बींग्स उनको हैंडल करना जानते हैं, है ना। सारे लिविंग बींग्स जो हैं वो अपने सराउंडिंग मीडियम के साथ एडजस्टेड हैं और अवेयर हैं उसके बारे में। उन्हें पहचान है कि हमारे आसपास क्या है, वो लगातार सेंस करते हैं और अपने आप को एडजस्ट भी करते रहते हैं। लेकिन सबसे अच्छा एग्जाम्पल सेल्फ कॉन्शियसनेस का अगर खोजा जाए तो आपको मनुष्य मिलेगा। मनुष्य के अंदर बाहरी सराउंडिंग्स की कॉन्शियसनेस तो है, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस एक्स्ट्रा है। मतलब हम बाहर और अंदर दोनों तरफ से जागरूक हैं। तो इसका मतलब फाइनली ये हुआ कि कॉन्शियसनेस को हम डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं। तो अभी तक हमने दो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक पढ़ ली हैं, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। ठीक है ना। तो मेटाबॉलिज्म को आप सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ रख सकते हो। When it comes to human beings, it is all the more difficult to define the living state. We observe patients in the coma in the hospitals, virtually supported by machines which replace heart and lungs. The patient is otherwise brain dead. It has no self consciousness. So, are such patients who never came back to normal life living or non living? अब ह्यूमन बींग्स के केस में बिकॉज मेडिकल साइंसेज ने बहुत तरक्की कर ली है, तो हमारे पास ऐसे जो डिवाइसेस हैं जो हार्ट को और लंग्स को बाईपास कर सकते हैं या उनकी फंक्शनिंग को कर सकते हैं, तो हम एक लंबे समय तक एक बॉडी को लिविंग स्टेट में रख सकते हैं। तो एक पर्सन जो कोमा में है और लंबे समय तक कोमा में रहता है, चाहे उसका जो ब्रेन है वो फंक्शन ठीक से ना कर रहा हो, लेकिन फिर भी हम उसको लिविंग ही कहेंगे। आगे आने वाली क्लासेस में जब आप और आगे ग्रेजुएशन की स्टडीज़ करेंगे कि और क्लास 12th में भी, यू विल कम टू नो दैट ऑल लिविंग
फिनोमिना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शंस। आपको समझ में आएगा कि जो भी इंटरेक्शन हो रहे हैं केमिकल लेवल पर, मॉलिक्यूलर लेवल पर, उसकी वजह से ही जो लिविंग फिनोमिना है वो एग्जिस्ट करता है। और जो टिश्यूज की प्रॉपर्टीज आप पढ़ते हैं, ओके, दे आर नॉट प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स but arise as a result of interaction among constituent cells. It means जो cells tissues को बना रहे हैं, उन cells का जो interaction है उसकी वजह से ही जो property है tissue की वो आपको देखने को मिलती है. Similarly, the properties of cellular organelles are not present in the molecular constituents of organelle but arise as a result of interaction of molecular components comprising the organelle. तो organelle की जो property है वो क्यों है? क्या वो उन केमिकल्स की वजह से है जो उसके अंदर प्रेजेंट है, या उन केमिकल्स के आपस में इंटरैक्ट करने की वजह से है? आंसर आएगा उन केमिकल्स के आपस में इंटरैक्शन की वजह से ही जो ऑर्गेनेल है उसकी प्रॉपर्टी हमको दिखाई दे रही है. These interactions result in the emergent properties at a higher level of organization. और ये इंटरेक्शन जो बढ़ती हुई प्रॉपर्टी का रीजन है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म जो हायर लेवल पर है उसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो क्यों है? बिकॉज जो केमिकल इंटरेक्शंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं. ठीक है ना? दिस फिनोमिना इज ट्रू इन द हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल लेवल्स. तो जिस तरह हायरार्की बढ़ती है, हमारी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, हायरार्की बढ़ती है उनकी, ठीक उसी तरीके से जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है वो भी बढ़ते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती हुई हमको दिखाई देंगी. Therefore, we can say that living organisms are self-replicating. They can replicate, they can divide, they evolve, they change. इसका मतलब वो बदलते हैं. They can regulate themselves, self-regulating, and they can also respond to the external stimuli. तो अब यहाँ पर ये definition आ गई हमारे पास. We can say that से stimuli तक. This is the definition for living organism. Okay? तो बायोलॉजी क्या है? इट इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. बायोलॉजी इज अ स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, आर लिंक्ड टू वन अनदर by the sharing of common genetic material but to varying degrees. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, चाहे आप अभी के देख लें, चाहे आप पास्ट के देख लें या आने वाले समय में देख लें, एक दूसरे के साथ किस मायने में जुड़े हुए हैं? जेनेटिक मटेरियल से वो एक तरीके से एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हैं. मतलब ये कॉमन जेनेटिक मटेरियल था पहले, जिसके इवॉल्व होने के कारण ही आज हमारे सामने बहुत सारे वैरायटीज़ के लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस धरती पर एग्जिस्ट करते हैं. तो इस तरह से मतलब ये जेनेटिक मटेरियल है यही जोड़ता है सबको कहीं ना कहीं. बस थोड़ा बहुत अंतर है इस जेनेटिक मटेरियल में, इस वजह से जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके फीचर्स अलग अलग हो जाते हैं. Thank you very much for watching.